नमस्कार, मैं दयानंद बरनवाल अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें पैसेज की हम लोग ये सीरीज 2 है। आज हम लोग एक दूसरी पैसेज सीखेंगे जो एसएससी का ही पूछा हुआ है, लेटेस्ट है। और हमारा चैनल यूट्यूब है दयानंद इंग्लिश, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और आज का जो पैसेज है उसको सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे पैसेज बनाना है और कैसे पैसेज सीखना भी है। ठीक है, तो ये सब सीखने से पहले हम ये सीखते हैं कि आखिर पैसेज को सॉल्व करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। दरअसल पैसेज से रिलेटेड लगभग 5 तरह के सवाल बनते हैं, है ना। मैंने पहला क्लास में भी बताया था लेकिन वीडियो क्लियर नहीं था। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो पहला पैसेज होता है ना वो आखिर थीम पूछ देता है, थीम या फिर टाइटल। ठीक है, थीम या टाइटल ओबियसली हमने बताया था कि पैसेज में जो पूरा कहानी पढ़ते हैं ना तो अक्सर ये लास्ट सेंटेंस या फिर फर्स्ट सेंटेंस इसमें ही बता देता है कि आखिर पैसेज कहना क्या चाहता है। तो उसका एक छोटा सा सब्जेक्ट चुनना है आपको। दूसरी चीज़ इसमें जो होती है वो आपसे एक वर्ड्स पूछ लेते हैं। वर्ड्स में क्या होता है कि वो होता है सिनोनिम्स, सिनो या फिर एंटो आपसे पूछ लिया जाएगा। यानी एक वर्ड लिख दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसके विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू दिस वर्ड, ठीक है, या फिर अपोजिट टू दिस वर्ड। जो थर्ड वर्ड इसका जो थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसमें पूछा जाता है कॉमा बेस्ड नॉलेज। ठीक है, क्या पूछा जाता है? कॉमा बेस्ड नॉलेज। कॉमा बेस्ड नॉलेज कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि जैसे पैसेज में होगा 3-4 लिखे होंगे कि कोई चीज़ मान लीजिए जैसे बॉल्स आर रेड ग्रीन येलो ये लिखा हो, और ऑप्शन में बोल देगा, ऑप्शन में जब देगा तो बोलेगा बॉल्स आर रेड ग्रीन एंड वाइट। तो चूंकि वाइट तो नहीं था, येलो था, तो बस ऐसा ही कॉमा बेस्ड नॉलेज को याद रखना है। एक जो क्वेश्चन बनता है वो ट्रू का बनता है कि पूछा जाए कि 4 सेंटेंस दिया हो और पूछा जाए इसमें कौन ट्रू है, और एक जो क्वेश्चन बनता है वो फॉल्स का बनता है, यानी 4 ऑप्शन दिया होगा और पूछा जाएगा किसमें से कौन फॉल्स है। तो आज भी हम लोग 5 सेंटेंस ऐसे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन जो होगा वो फ्लैश होगा, पर मुझे बुक से हेल्प लेनी होगी, मुझे बुक से ही पढ़ना होगा। ऐसी सुविधा भी नहीं है कि मैं भी बोर्ड की तरह देख सकूं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए सीखते हैं और आगे हम लोग ऐसे पढ़ते चलेंगे, है ना। तो देखिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है द इल्यूसिव एंड क्रिस्मेटिक स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वर्ड हमारे सामने आया ना वो इल्यूसिव आया। ठीक है, तो वर्ड को भी हम लोग सीखते चलेंगे जितना बेहतर तरीके से सीख सकें। और तो चलिए देखिए कैसे हम लोग वर्ड को सीखते हैं। जो हमारे सामने लिखा हुआ है वो पहला वर्ड है हमारे सामने इल्यूसिव। ठीक है, इल्यूसिव। और दूसरा वर्ड मैं बोलूँ, अभी ये तो वर्ड ये तो हमारा लिखा हुआ है ना, सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसका जो भी मतलब हो अभी हम लोग देखते हैं। इल्यूसिव हो गया। दूसरा वर्ड हम लिखते हैं इंक्लूसिव। जो भी मिलता जुलता वर्ड हो उसको पढ़ते चलिए, वही सीखने का एक बेस्ट तरीका होता है। इल्यूसिव, इंक्लूसिव, या फिर बोलिए एक वर्ड होता है इल्यूसिव। इल्यूसिव है ना, इल्यूसिव। थोड़ा कलर बदल देते हैं, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, इल्यूसिव। ठीक है, देखिए इल्यूसिव मतलब होता क्या है ना, इल्यूसिव मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफिकल्ट टू फाइंड ट्रैक। ठीक है, यानी जिसे खोजना, पकड़ पाना, पता कर पाना। ध्यान से देखिएगा, इल्यूसिव मतलब क्या होगा? जिसे खोजना, ढूंढना, पकड़ पाना मुश्किल हो, कठिन हो। ठीक है, तो वो इल्यूसिव होता है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग, बस शामिल करना, है ना। इंक्लूसिव मतलब क्या होगा? शामिल करना। लेकिन पूछा जाए इल्यूसिव मतलब क्या होता है, तो इल्यूसिव मतलब होता है भ्रामक, या फिर इंग्लिश में बोलिए डिसेप्टिव। ठीक है, डिसेप्टिव। आपको लग सकता है कि पैसेज बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन कोई लंबा नहीं जा रहा है जितना आप वर्ड सीख रहे हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे वर्ड भी हम जो है बता रहे हैं। ठीक है, तो सीखते चलिए। इल्यूसिव मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट होता है, जिसे पकड़ना मुश्किल हो। इंक्लूसिव ही बना है इंक्लूड वर्ड से, है ना। इंक्लूसिव किससे बना है? इंक्लूड वर्ड से। इंक्लूसिव किससे बना है? इंक्लूड वर्ड से। इल्यूसिव भ्रामक होता है। इल्यूसिव क्या होता है? भ्रामक। इसी से एक वर्ड बनता है इल्यूजन। ठीक है, इल्यूसिव भ्रामक होता है, इल्यूजन मतलब भी वही होगा। लेकिन यदि इल्यूजन, अगर ये इल्यूजन आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है संकेत। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? संकेत। तो अभी तक हमने छोटा ही वर्ड लिया था, लेकिन लगभग 4 वर्ड को हमने जो है कंप्लीट किया है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे पढ़ते हैं। अभी हमारा जो वर्ड है वो सिंपली था कि इल्यूसिव मतलब क्या होता है, तो डिफिकल्ट और, ठीक है, डिफिकल्ट टू फाइंड। ठीक है, तो वही पैसेज में लिखा हुआ है कि द इल्यूसिव एंड क्रिस्मेटिक स्नो लेपर्ड हैज लॉट्स इट्स endangered स्टेटस इन द रेड लिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें जो बहुत सारे वर्ड है उसको हम पहले सीखते हैं, क्योंकि जितना अच्छा से आप वर्ड सीखिएगा उतना अच्छा आपको समझ में भी आएगा। आपको याद होगा कल मैंने जो वर्ड बताया था उसमें स्वीयर एक बताया था, ओथ बताया था, भो बताया था, प्लेज बताया था, और एक प्रोमिस वर्ड बताया था।
लगभग एक 5 वर्ड मैंने लिखाए थे, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ये 5 वर्ड में क्या अंतर होता है वो मैंने पिछले क्लास की वीडियो में बताया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखें, आपको ये सारे वर्ड में जो है अंतर समझ में आएगा। यहाँ पर जो मेरे सामने एक वर्ड आया, वो वर्ड आया इन डेंजर, ठीक है, इन डेंजर, ठीक है। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं इन डेंजर क्या होता है, इससे मिलते जुलते वर्ड क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहला वर्ड मैं लिखता हूँ डेंजर, थोड़ा जगह लिखता हूँ ताकि उधर भी बच जाए, ठीक है, डेंजर, डेंजर। दूसरा जो वर्ड मैं लिखता हूँ वो लिखता हूँ इन डेंजर। मैं मिटा दूँ, सारा मिटा दूँ ताकि अच्छा समझ में आ जाए, आप लिख लीजिएगा, है ना, मेरे लिए आसान हो जाएगा। डेंजर, डेंजर, इन डेंजर, इन डेंजर। थर्ड में लिखता हूँ थ्रेट, ठीक है, थर्ड में लिखता हूँ थ्रेट। और जो मेरा फोर्थ वर्ड है वो मैं लिखता हूँ हैजार्ड, है ना। ये लगभग मैंने 4 वर्ड अभी आपके सामने लिखे, ठीक है। तो आप देखिए कि डेंजर मतलब क्या होता है, इन डेंजर मतलब क्या होता है, थ्रेट मतलब क्या होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि डेंजर आपका सिर्फ नाउन है और इसका मतलब होता है खतरा है, डेंजर, ठीक है। डेंजर मतलब क्या होता है, सिर्फ नाउन होता है और इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ खतरा होता है। जैसे आप देखते होगे इलेक्ट्रिक पोल के सामने से जाते हैं तो वहाँ लिखता होगा वार्निंग, डेंजर, डेंजर, कुछ इस तरह वर्ड आता है ना इलेक्ट्रिक पोल के सामने। इन डेंजर क्या होता है, तो आपका ये वर्ब होता है, इन डेंजर क्या होता है, वर्ब होता है, यानी वर्ब की प्रॉपर्टी अपनाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे सामने बनता है, वो ये बनता है, क्या मैं डेंजर्ड लिख सकता हूँ? डेंजर्ड नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि ये नाउन है। लेकिन क्या मैं इन डेंजर्ड लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन डेंजर आपका क्या है, वर्ब है। तो बस ये चीज़ को भी याद रखिएगा, इन डेंजर मतलब खतरे में डालना या खतरे वाला, खतरे में डालना, इन डेंजर खतरे में डालना या खतरे में होना, ईंधन या खतरे में होना, ठीक है, खतरे में होना, खतरे में होना, ठीक है। देखिए थ्रेट, थ्रेट के बारे में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थ्रेट के साथ यदि हमेशा जो होता है ना वो प्रीपोजिशन टू ही आता है। यही इसका पहचान है कि कहीं अगर आपसे ऑप्शन में पूछ दिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि कौन से वर्ड को चुनिएगा, तो चुनने का तरीका यही होना चाहिए कि डेंजर आपका नाउन है, तो यदि नाउन की जरूरत है तो आप नाउन को लिखिएगा। पिक्चर में दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है, दिख रहा है। और इन डेंजर क्या होता है, वर्ब होता है, तो वर्ब की प्रॉपर्टी बताएगा। थ्रेट क्या होता है, टू लगता है हमेशा पर, यानी जहाँ भी थ्रेट प्रयोग करना होगा वहाँ टू होना चाहिए। और हैजार्ड मतलब क्या होता है, हैजार्ड मतलब होता है जोखिम या खतरा, ऐसे खतरा जो 100% होने के चांसेस होते हैं। कौन से खतरे? ऐसे खतरे जो 100% हो सकते हैं। जैसे आप जहर खा लीजिए, खा ही लीजिए, मतलब एक हिंट दे रहा हूँ, जैसे जहर खा लीजिए, 100% आपको खतरा होगा, है ना, हैजार्डस होता है। जैसे आप लोग तंबाकू खाते हैं, तंबाकू, तो उसमें भी लिखा होता है कि इट इज हैजार्डस, है ना, हैजार्डस। हैजार्डस मतलब होता है कि वैसी चीज़ जो 100% आपको नुकसान पहुँचा दे, है ना, जिसकी एक्शन और जो नुकसान पहुंचाने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो 100% है, वो पूरा नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। लेकिन थ्रेट का समझिए, थ्रेट क्या होता है, थ्रेट जो होता है ना वो 50%, जैसे मैंने 100 लिखा ना, मैं यहाँ लिखता हूँ 50%, 50%। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि 50% होता क्या है। थ्रेट मतलब 50% लिखने का क्या मतलब हुआ? लिखने का मतलब मेरा सिर्फ इतना होगा कि मैं कहना चाहता हूँ कि कोई चीज़ खतरा दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, तो वहाँ पर खतरा बोलेंगे देयर आर थ्रेट, थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ बोले मतलब ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो थ्रेट टू, इसका मतलब क्या हुआ, 50%। जैसे आप इसको एग्जांपल समझिए, आप भारत और नेपाल के बॉर्डर पर जाके खड़े हो जाइए, तो हो सकता है नेपाली आप पर बंदूक भी चला दे या फिर जाने की इजाज़त दे दे, ठीक। तो नेपाल का जो, भारत और नेपाल का जो बॉर्डर होगा ना वो 50-50 डेंजर वाला हो गया, यानी आपको खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक थ्रेट है, संभावित खतरा है, ठीक है। इसलिए इसको जो हिंदी, शुद्ध हिंदी यदि आप लिखना चाहें ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग संभावित खतरा। क्या लिखेंगे? संभावित खतरा, यानी ऐसे खतरा जो हो सकते हैं, संभावित खतरा। आप एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो इसका लिख सकते हैं नेपाल और भारत का बॉर्डर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? नेपाल, यह दिख रहा है ना, नहीं, इसका लिखना चाहे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ही जगह बचा है, नेपाल और भारत का बॉर्डर, ठीक है, नेपाल और भारत का बॉर्डर, ठीक है। आप लिख लीजिएगा नेपाल और भारत का बॉर्डर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इन डेंजर। इन डेंजर मतलब क्या होता है? खतरे में डालना। अभी मैंने बताया कि इन डेंजर मतलब क्या होता है, आप नाउन भारत की तरह होता है तो ईडी भी लगा सकते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन देता हूँ कि मैं लिखता हूँ डेंजर्ड लिस्ट, डेंजर्ड लिस्ट, डेंजर्ड लिस्ट, और फिर मैं लिखता हूँ इन डेंजर्ड लिस्ट, इन डेंजर्ड लिस्ट, इन डेंजर्ड लिस्ट। आप सोचिए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत है? ये तो ऑब्वियसली गलत होगा ना, क्योंकि डेंजर्ड आपका क्या है, नाउन है ना। लेकिन इन डेंजर क्या है, आपका वर्ब है, और वर्ब है तो वर्ब जो होता है एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। आपने पढ़ा होगा पार्टिसिपल के बारे में, यानी ये आपका क्या होगा, सही होगा। जल्द हम पार्टिसिपल एडवर्ब, पार्टिसिपल जेनरल की भी सीरीज लेकर आएंगे, तहाँ हम
उस जगह पर हम बेहतर समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब डेंजर मतलब खतरा होता है, खतरा हमारे मैं क्या लिखता हूँ 80% लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं 80%, यानी खतरा संभावना बहुत ज़्यादा है पर हो ये जरूरी नहीं है, बचने की चांसेस। जैसे आप इलेक्ट्रिक पोल होता है, आप जाकर छू दीजिए तो इलेक्ट्रिक पोल के सामने जाके खड़ा हो जाइए तो आपको झटका महसूस होगा, लेकिन वो खतरनाक हो 100% खतरनाक हो ये जरूरी नहीं। हाँ, खतरनाक जो खतरा होने का स्तर है वो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो खतरनाक हो जरूरी नहीं है ना। इंसान बच भी जाता है या फिर चला भी जाता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल एग्जाम्पल के साथ समझिए, इलेक्ट्रिक पोल है ना, इलेक्ट्रिक पोल के सामने जाके खड़ा हो जाता है, आपको खतरा हो भी सकता है, लेकिन जो बचने का चांसेस होता है ना वो बहुत कम होता है। यानी ऐसे खतरे जिसमें 80% पॉसिबिलिटी होती है कि आपको वो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एग्जांपल था कि डेंजर इन डेंजर जो थ्रेट होता है क्या क्या होता है। तो आप इसको लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, अभी तक हमने पढ़ चुका था। एक चीज़ और इसमें मैंने बताना भूल गया, वो था IUCN, ठीक है। IUCN आप फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिएगा, ठीक है। IUCN इसका जो मुख्यालय होता है वो ग्लैंड होता है, ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड। और इसका जो स्थापना हुआ था, ये जीके का क्वेश्चन है, मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। 1948 में इसका जो है स्थापना हुआ था, ठीक है। IUCN जानवरों से संबंधित जो डेटा है रखती, यहाँ पर फुल फॉर्म भी दिया हुआ है आपका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्विंग ऑफ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है हम लोग थे, जो वर्ड सेक्शन था वो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। द इल्यूसिव एंड क्रिस्मेटिक स्नो लेपर्ड हैज लॉट्स इज इंडेंजर्ड स्टेटस इन द रेड लिस्ट ऑफ द इंडियन कांग्रेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ डेंजर, ठीक है। तो जो स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड, ठीक है, वो क्या हुए अपना जो इंडेंजर्ड स्टेटस, जो खतरे में रहने वाला स्टेटस था वो उसको खो चुके हैं, ठीक है। यानी जो लेपर्ड थे वो खतरे में रहने वाला जो स्टेटस था वो खो चुके हैं, काउजिंग जेन्युइन वरी अमंग वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, ठीक है। देखिए एनिमल बहुत सारे होते हैं, कुछ एनिमल होते हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो खतरे में नहीं बने, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी संख्या कम होती जाती है तो उसको इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा जाता है। लेकिन उनकी संख्या इतनी कम हो जाए कि इंडेंजर्ड लिस्ट में भी वो रहने लायक ना रहे, तो वही बोला है कि जो स्नो लेपर्ड है वो इंडेंजर्ड लिस्ट में भी रहने लायक अब नहीं बचानी, उनकी संख्या लगभग ना के बराबर हो गई या लगभग वो खत्म होने की स्थिति में आ चुके हैं, ठीक है। काउजिंग जेन्युइन वरी एक वास्तविक जो चिंता करने का कारण है वो देता है अमंग वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, यानी जो वाइल्ड लाइफ जानवरों के बारे में देखभाल करते हैं। हु बिलीव दैट, यानी जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है वो बिलीव करते हैं दैट दिस सेंड आउट द रॉन्ग सिग्नल टू दोज वर्किंग टू प्रोटेक्ट इट, यानी जो स्नो लेपर्ड की जो संख्या दिनों दिन कम हो रही है उन्हें जो इंडेंजर लिस्ट से हटा दिया गया है ना, तो वो जो है ना वो एक जो मैसेज बाहर भेज रहा है ना वो खतरे वाला है, डेंजर वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ द आर्गूमेंट फॉर ए डाउनग्रेड, डाउनग्रेड अच्छा वर्ड है, लोअर इन स्टेटस, आप लिख सकते हैं कि डाउनग्रेड मतलब क्या होगा, लोअर इन स्टेटस, डाउनग्रेड, लोअर इन स्टेटस, ठीक है, लोअर इन स्टेटस, लोअर इन स्टेटस, ठीक है, लिख सकते हैं डाउनग्रेड, ठीक लिखा हुआ है। इफ द आर्गूमेंट जो तर्क होगा फॉर ए डाउनग्रेड टू वल्नरेबल स्टेट फ्रॉम इन डेंजर स्टेट, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर थोड़ा जो कहानी है ना उल्टा चल, अभी तक हम लोग पढ़े थे कि जो लेपर्ड थे, स्नो लेपर्ड थे, वो इंडेंजर्ड लिस्ट से लगभग खत्म हो रहे थे और यही सबसे बड़ा चिंता करने का कारण था। लेकिन आगे लिखा है कि जो तर्क अब दिया गया है वो तर्क ये है कि उनको जो है इंडेंजर्ड लिस्ट से हटाकर अब जो है उनको वल्नरेबल लिस्ट में डाल दिया गया, वल्नरेबल लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, अच्छा अब समझ रहे हैं वल्नरेबल मतलब क्या होता है, आसानी से प्रभावित होने वाला, आसानी से प्रभावित होने वाला, दिख तो रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो इंडेंजर्ड से आसानी से प्रभावित, जैसे कोई एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो एनिमल्स की संख्या कम भी हो रही है और अब जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या जो इन डेंजर स्टेट, जो खतरे वाला स्टेटस था उससे हटाकर उन्हें वल्नरेबल स्टेट में डाल दिया गया है, यानी अब वो नेचर के साथ आसानी से प्रभावित हो पा रहे हैं, नेचर के साथ सिक्योर रह पा रहे हैं, उनकी संख्या दिनों दिन अब क्या हो रही है, नॉर्मल हो रही है। देखिए इंडेंजर जो होता है ना वो खतरा का ज़्यादा स्टेटस होता है 100%, लेकिन ये वल्नरेबल होता है ना वो प्रभावित होने का स्टेटस होते हैं, यानी उनमें स्थिति में सुधार हो रही है, वो पर्यावरण के साथ हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, उनके साथ सामंजस्य बैठाने में सक्षम हो पा रहे हैं, ठीक है। देखिए इफ द आर्गूमेंट फॉर ए डाउनग्रेड टू वल्नरेबल स्टेटस फ्रॉम इंडेंजर इज दैट कंजर्वेशन, इसका अच्छा जो आर्गूमेंट है, जो तर्क है कि जो इंडेंजर स्टेटस से उन एनिमल्स को उठा के वल्नरेबल स्टेट में डाल दिया गया है, इज दैट वह दिखाता है कि जो कंजर्वेशन एक्शंस है हैव रिड्यूस्ड, ठीक है, हैव रिड्यूस्ड द थ्रेट, यानी जो खतरा है
कैट पे, जो यहाँ पे कैट मतलब बिल्ली मत समझिए, कैट एक प्रजाति हो गया, कैट की प्रजाति का ही हिस्सा होते हैं जो लायंस होते हैं, जो टाइगर्स होते हैं, जो लियोपार्ड होते हैं, वो कैट यानी बिल्ली की प्रजाति के ही। सारे जानवर एक जैसे हैं, बड़े छोटे सिर्फ उनका आकार है, ठीक है। तो इंडिया प्रोज दैट कंजर्वेशन एक्शन हैव रिड्यूस द थ्रेट टू द कैट, यानी जो कंजर्वेशन एक्शंस लिए गए हैं वो जो थ्रेट था, जो खतरा था ऐसे जानवरों पे, वो कम हो गए हैं, है ना। आगे देखिए, देयर इज एन इक्वली परसुएसिव रिस्पॉन्स। परसुएसिव एक अच्छा वर्ड आया, परसुएसिव। परसुएसिव मतलब क्या होता है, ठोस, है ना, ठोस निर्णय, है ना, एकदम अच्छा कठोर निर्णय, ठीक है। जो ठोस रिस्पॉन्स थे, जो एक मजबूत रिस्पॉन्स हमें मिल रहा था ऑन हाउ लिटिल साइंटिस्ट नो अबाउट इट्स पॉपुलेशन एज गिवन इट्स रिमोट हैबिटेट इन द अल्पाइन जोन ऑफ द हिमालयज एंड ट्रांस हिमालयज, ठीक है। यहाँ थोड़ा लंबा सेंटेंस है, लेकिन इसको एक सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि बहुत कम ही साइंटिस्ट है, लिटिल साइंटिस्ट है जो इस चीज़ को जानते थे, और उन्होंने इन जानवरों को जो अल्पाइन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्पाइन जोन, ठीक है। एक वर्ड आया है आपके सामने, अल्पाइन जोन, ठीक है। अल्पाइन जोन होता किससे, हिमालय की चोटियाँ कुछ ऐसे होती है ना, ऐसे होती है। तो ये जो चोटी का ये हिस्सा होता है, जो हम जानते हैं कि सबसे ऊपर में जो होता है पेड़ पौधे पाए ही नहीं जाते, तो यहाँ पर जो स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, तो उनका देखभाल करना तो जो साइंटिस्ट है उनके लिए मुसीबत वाला काम होगा ना। तो वही बोलते हैं कि जो लिटिल साइंटिस्ट थे वो लोग क्या थे कि लियोपार्ड जो थे, स्नो लेपर्ड की, उनके हैबिटेट को यहाँ तक भी देखने में सक्षम हो गए, ठीक है। तो जब आप जानवरों का जो हैबिटेट का जो स्तर है, उनके हर ढंग से जानवर, जैसे जानवर यहाँ भी रहते होंगे, यहाँ भी रहते होंगे, तो यहाँ के जानवरों का देखभाल तो आप आसानी से कर सकते हो कि यहाँ हैबिटेट कैसा है। लेकिन जो ऊपर के हैबिटेट को भी आप देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप एनिमल की जो सुरक्षा, जो उनके खतरे का स्टेटस है, आप उनको कम कर रहे हो। आप जितनी जानकारी रखोगे उतना उनके लिए समाधान कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज ए मेजर रेंज कंट्री, एक बहुत बड़ा जो लंबाई जो चौड़ाई कंट्री है, इंडिया के बारे में बोला गया है। इंडिया हैज वर्क टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल, इंडिया ने काम किया है इन जानवरों को बचाने के लिए। एंड इवन लॉन्च ए प्रोग्राम, और इवन यहाँ तक कि एक प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है ऑन द लाइन्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर फॉर इट्स कंजर्वेशन, ठीक है, कवरिंग 128,757 स्क्वायर मीटर ऑफ हैबिटेट इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये मेरा सेकंड पॉइंट था, जब मैंने बताया था कि जब भी कोई पैसेज पढ़ते हैं ना, तो कॉमा बेस्ड नॉलेज आपको पढ़ना चाहिए, कॉमा बेस्ड नॉलेज, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। कॉमा बेस्ड नॉलेज जो है आप उनका ध्यान रखें, जैसे कॉमा बेस्ड नॉलेज, ठीक है, कॉमा बेस्ड नॉलेज, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ एक वर्ड लिखा है जेके लिखा है, हिमाचल प्रदेश लिखा है, उत्तराखंड लिखा है, कॉमा देखिए सिक्किम लिखा है, क्या अरुणाचल प्रदेश भी लिखा है क्या इसमें, एन अरुणाचल प्रदेश, और एक कॉमा देखिए अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो कॉमा बेस्ड नॉलेज है ना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि इसी से एक सवाल बन जाएगा कि हो सकता है कोई ऑप्शन ना दे और उसके जगह कोई दूसरा स्टेट का नाम दे दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज आल्सो एन अपकमिंग इंटरनेशनल कोलाबरेटिव इफर्ट, ठीक है। अभी जो है देयर इज आल्सो यहाँ पर एक है और है कि एक इंटरनेशनल कोलाबरेटिव एफर्ट बनाया गया, द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, एक जो इंटरनेशनल स्तर का जो एक प्रोग्राम चलाया गया उसके बारे में बोला गया, इन्वॉल्विंग जो शामिल करता है द कंट्रीज दैट मेक अप द रेंज ऑफ दिस ग्रेसफुल एनिमल, यानी जो रेंज मतलब यहाँ नहीं हुआ कि पहाड़ी का चोटी, जो ऐसे एनिमल के समूहों को, जो ऐसे एनिमल को अपने देश में रखता है यानी पाया जाता है, उन देशों के समूह को लेकर एक इंटरनेशनल यूनियन बनाया गया, ठीक है। इट इज़ वाइटल दैट, यह इंपॉर्टेंट है दैट दिस मोमेंटम शुड नॉट बी लॉस्ट मेयरली ऑन, ये जो मोमेंटम है, जो गति है, जैसे देखा आपने इंडिया भी एक प्रोग्राम चलाया जैसे जानवरों की सुरक्षा के लिए, विदेशी स्तर पर इंटरनेशनल स्तर पर भी एक टीम बनी, एक संगठन बना जो ऐसे जानवरों की सुरक्षा करती है, अक्सर वो देश जहाँ पे ऐसे एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बोला है कि इट इज वाइटल, यह जरूरी है कि द मोमेंटम, जो इसकी गति है, जो इसकी सुरक्षा करने की जो गति है, शुड नॉट बी लॉस्ट मेयरली, शुड नॉट बी लॉस्ट, नहीं खोना चाहिए। मेयरली मतलब क्या होता है, तुच्छ, सिर्फ इस बात पे, मेयरली मतलब सिर्फ इस बात पे, मेयरली सिर्फ इस बात पे, ऑन अकाउंट मतलब क्या होता है, इसके कारण, ऑन अकाउंट ऑफ द टेक्निकलिटी दैट द एस्टिमेटेड नंबर हैव क्रॉस द थ्रेशोल्ड फॉर एन इंडेंजर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। यानी यहाँ पर जो ऑथर कहने का कोशिश कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो संसाधन है, जो मोमेंटम है, जो गति है जानवरों की सुरक्षा करने के लिए, वो रोक नहीं देना चाहिए, वो सिर्फ इस बात पे कि जो थ्रेशोल्ड था, थ्रेशोल्ड आपको जानते होंगे, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पड़ा होगा, यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम स्तर की होती है,
मिनिमम स्तर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो यदि आप पार कर, जैसे यहाँ बोला गया है कि जो जानवरों की जो मिनिमम नंबर को रखने का जो टारगेट लिया गया था विभिन्न देशों द्वारा, अगर आप उसे क्रॉस कर लेते तो आपको रुक नहीं जाना है, आपको ये गति बना, ये मोमेंटम जो है ना वो आपको बनाते रहना। इफ एनीथिंग स्टडीज ऑन इट्स वल्नरेबिलिटी हैव टू बी इंटेंसिफाइड। इंटेंसिफाइड मतलब क्या होता है, मजबूत बनाए रखना, स्टडी करना, ठीक है। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पर सिर्फ कहना चाह रहा है कि अगर कोई नई स्टडी इनकी वल्नरेबिलिटी यानी इसको प्रभावित करने वाले कारकों क्या अध्ययन होता है, हैव टू बी इंटेंसिफाइड, इसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठी के ठोस सबूत इकट्ठे करने चाहिए। एंड द टास्क ऑफ मॉनिटरिंग इट्स इंटायर हैबिटेट ऑफ हाई माउंटेन स्पीडेड अप, ठीक है। और जो टास्क है, जो कार्य है इन सारे एनिमल्स के जो हैबिटेट को मॉनिटर कर, हैबिटेट मतलब जहाँ वो रहते हैं, उनका आवेश, उनका पर्यावरण, जैसे हमारा हैबिटेट हमारा जगह होता है उसी तरह उनका हैबिटेट जंगल होता है, वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो उनका जो हैबिटेट है, जो आसपास के पड़ोस के जो संसाधन है उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। एंड हैबिटेट ऑफ हाई माउंटेन स्पीडेड अप, यानी जो पूरा अध्ययन है ना वो उनको बढ़ा दिया जाना चाहिए, गति करना चाहिए। और वैसे ये पूरा जो था वो स्नो लेपर्ड से ही शुरू हुआ, लेकिन पूरा कहानी था कि ऐसे एनिमल की सुरक्षा कैसे की जाए, कैसे कैसे काम हुए नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे। आगे जो ऑथर था वो सजेशन भी दे रहा है कि जो थ्रेशोल्ड था, जो मिनिमम नंबर था जानवरों का, उसे क्रॉस करने के बाद आपको रुक नहीं जाना है, बल्कि इसके संबंधित यदि इसकी वल्नरेबिलिटी यानी इसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कोई अध्ययन यदि आप और कर पाते हैं तो आपको अपनी गति बढ़ानी है, इसे रुकना नहीं है। सिर्फ इस बात पे मेयरली एक वर्ड इस्तेमाल किया गया इसमें। तो जो शब्द थे मैंने सारे आपको बताए। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, विच कंट्रीज विल बी इन्वॉल्व, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, विच कंट्रीज विल बी इन्वॉल्व इन द कोलेबोरेशन टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किन कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा फॉर द कोलाबोरेशन टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड, यानी स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए किन किन कंट्री को शामिल किया जाएगा। तो बेसिकली वहां बोला था दैट कंट्री हैव रेंज ऑफ हैबिटेट ऑफ दिस एनिमल, है ना। अभी हम लोग पढ़े था रेंज ऑफ हैबिटेट ऑफ दिस एनिमल शुड बी कंसिडर्ड टू बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, ठीक है, या इन दिस प्रोग्राम, ओके। तो पढ़ते हैं, मेंबर कंट्रीज ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी IUCN के मेंबर्स को शामिल किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। लिखा हुआ कंट्रीज विच आर फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट टू कंजर्व द स्नो लेपर्ड, जो स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए फाइनेंस कर रहे हैं उनको शामिल किया जाना, बिल्कुल नहीं। कई ऐसे छोटे देश हैं जिनके पास पैसा ही नहीं संरक्षण करने का अपने एजेंडा, तो बाहरी देशों से लोन भी लेते हैं या फिर दूसरे देश रहम करते हैं, ये भी नहीं होगा। सेम कंट्रीज विच पार्टिसिपेटेड इन प्रोजेक्ट टाइगर, नहीं है, प्रोजेक्ट टाइगर तो इंडिया चलाया गया था, कोई देश थोड़ी ना शामिल हुआ था। कंट्रीज वेयर द स्नो लेपर्ड इज फाउंड, वेयर जहाँ पे स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, वहाँ लिखा था रेंज ऑफ दीज एनिमल्स आर फाउंड, ठीक है। और यहाँ लिखा है जो लेपर्ड पाए जाते हैं उन कंट्रियों के समूह को शामिल, यानी यहाँ पे जो होगा फोर्थ आंसर पहला क्वेश्चन का सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू द साइंटिस्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टडी द स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड को अध्ययन करना कंट्री जो होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो डिफिकल्ट क्यों पढ़ते ड्यू टू गवर्नमेंटल रेस्ट्रिक्शन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। जब तक पैसेज में कुछ लिखा ना जाए अपने तरीके से नहीं मानना है ना, समझे। पैसेज में जितनी जानकारी दी गई ना उसी आधार पे पैसेज सॉल्व करना है, अब वो आपके दिमाग के अनुसार गलत हो सही हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ड्यू टू इट्स रिमोट हैबिटेट, यानी इनके जो हैबिटेट हैं वो दूर एरिया में। देखिए पैसे जब हम लोग पढ़ रहे थे ना तो उसमें हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि इट्स रिमोट हैबिटेट, जो छोटे छोटे जो लिटिल साइंटिस्ट थे वो सक्षम थे, सफल थे, ना सिर्फ रिमोट एरिया को, रिमोट एरिया मतलब दूर दराज के जानवरों को, और हाँ तक कि अल्पाइन जोन के बारे में मैंने बताया था कि वो जो चोटी होती है ना, ये जो ऊपर वाला शिखर होता है, इधर जो जानवर पाए जाते हैं, जो स्नो लेपर्ड पाए थे, उनको भी अध्ययन करने में वो सक्षम थे। यानी अब जो साइंटिस्ट थे वो ना सिर्फ रिमोट एरिया बल्कि अल्पाइन जोन को भी अध्ययन करने में सक्षम थे। ड्यू टू लेक ऑफ फंडिंग, ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया गया। ड्यू टू इट्स नॉकटर्नल हैबिटेट, नहीं, रात को जगने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ड्यू टू इट्स रिमोट हैबिटेट, ठीक है। साइंटिस्ट जो होते हैं डिफिकल्ट क्यों कर पा रहे थे कि इनको कहते हैं क्योंकि ड्यू टू इट्स रिमोट हैबिटेट, बहुत दूर जो होता था इनका जो हैबिटेट था वहाँ तक साइंटिस्ट पहुँच ही नहीं पाते थे, तो इनका अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल था। यानी इसका जो आंसर होगा ना दूसरा सही होगा। द स्नो लेपर्ड्स हैबिटेट ओवरलेप्स ऑल दीज स्टेट एक्सेप्ट, देखिए मैंने बोला था ना कॉमा बेस्ड नॉलेज, कॉमा बेस्ड नॉलेज को आपको भूलना नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ उत्तराखंड लिखा हुआ है था, सिक्किम लिखा था, अरुणाचल प्रदेश लिखा था, उत्तर प्रदेश नहीं लिखा था। तो कॉमा बेस्ड नॉलेज इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश होगा ना वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। व्हाई डिड द स्नो लेपर्ड लॉस इट इन डेंजर्ड स्टेट है, यानी जो स्नो लेपर्ड थे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम कि जो स्नो लेपर्ड थे वो अपना इंडेंजर्ड स्टेटस को क्यों खो रहे हैं,
ठीक है। इंडेंजर्ड स्टेटस मतलब अपना खतरा वाला जो स्टेटस था उसको वो क्यों खो रहे हैं। अब इसलिए अभी मैंने बताया कि जो लिटिल साइंटिस्ट थे वो अध्ययन करने में अब सक्षम हो गए थे, ना सिर्फ रिमोट जोन बल्कि अल्पाइन जोन को भी, इसलिए वो उनकी जो हैबिटेट था वो उसको अध्ययन करने में सक्षम हो रहे थे। इसलिए जब आप किसी एरिया को समझने में सक्षम होते हैं तो आप उसे कंजर्व करने में भी सक्षम होते हैं। तो इस तरह से जो जानवरों को आप इंडेंजर लिस्ट में डालें ना, आप उनकी जीविका को भी सुधार पा रहे हैं, तो उनके नंबर में क्या होगा, ग्रोथ होगा। आने उनका जो इंडेंजर्ड स्टेटस में आप रखे थे आप उनका संरक्षण कर रहे हो ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स हैबिटेट एरिया। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या था, व्हाई डिड द स्नो लेपर्ड लॉस्ट इज इंडेंजर स्टेटस, यानी जो स्नो लेपर्ड थे वो अपने खतरे वाला स्टेटस को क्यों खो दिए। तो खतरे वाला स्टेटस खोने का प्रमुख कारण क्या था, ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स हैबिटेट एरिया, ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन वाइल्ड लाइफ, ये भी गलत है, ड्यू टू इनएबिलिटी इन कंट्रीज इट्स पॉपुलेशन, गलत बात है, ड्यू टू राइज इन इट्स नंबर। देखिए ड्यू टू राइज इन इट्स नंबर, यानी देखिए इसी से यहाँ आपको पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है ना, कि ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स हैबिटेट एरिया, यानी इनके हैबिटेट एरिया में ग्रोथ हो रहा था, या फिर ड्यू टू राइज इन इट्स नंबर। देखिए इंडेंजर्ड स्टेटस जो होता है ना, जो IUCN इसको इंडेंजर्ड स्टेटस देती है या फिर इंडेंजर्ड स्टेटस से हटा देती है, उनका प्रमुख उद्देश्य इनका नंबर्स होता है। नहीं, जो लिखा हुआ है अभी कि इनके नंबर में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इनके नंबर को ही आगे इनकी संख्या ही बढ़ानी थी, इनके हैबिटेट एरिया बढ़ाने, हैबिटेट एरिया को तो अध्ययन करना था, उनके बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन बोला गया कि इनके नंबर को बढ़ना चाहिए, तभी तो हम इसको इंडेंजर्ड स्टेटस से हटाएंगे, समझो। तो ड्यू टू राइज इन इट्स नंबर, यही सही होगा, नहीं इसका जो आंसर होगा फोर्थ सही होगा। ऑन व्हाट फैक्टर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ए स्पीसीज डिसाइडेड, यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसीज होता है, यानी वो इंडेंजर्ड स्टेटस में रहेंगे या नहीं होंगे, ये फैक्टर्स क्या होते हैं, यही आंसर जो होगा ना हमारे पिछले क्वेश्चन का आंसर को सर्टिफाई करेगा, उसको वैलिडेट करेगा, ठीक है। इट्स पॉपुलेशन, इट्स हैबिटेट, ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन, इट्स हाउ क्रिटिकल दैट स्पेसीज इन द फूड वेब, ठीक है। तो इट्स पॉपुलेशन इसका सही आंसर होगा कि इनके नंबर्स कितने हैं, यही आधार होता है कि इनके क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसीज का, ठीक, कि जितना अच्छा इनका नंबर होगा वो समझिए वो बेहतर है अभी, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सेकंड नंबर आंसर सही होगा। तो ये जो हमारा पैसेज था वो आज कंप्लीट होता है, थोड़ा लंबा गया क्योंकि मुझे सारे वर्ड को भी डिस्कस करना पड़ा, आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी देनी पड़ी। अगर आप वर्ड वगैरह समझते हैं तो आपको कोई